स्वागत है आपका डायलॉगस में। मैं हूं शंकर अनिमेष। कभी दिल्ली की पहचान थी दियों से और दिल्ली की मिट्टी की खुशबू से, लेकिन आज दिल्ली की जो पहचान बन गई है धुओं से। और जिस तरह से दिल्ली को एक जमाने में कहा जाता था कि ये दिलवालों की दिल्ली है, लेकिन अब ये हो गई है धुएं की दिल्ली। रोशनी का त्योहार अब धुएं का त्योहार बन चुका है। और जिस तरह से दीपावली के बाद जिस तरह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है, आज सारे इंडिकेटर्स जो थे उसको वायोलेट करते हुए हम एक तरह से जिसको कहते हैं कि पुअर से सीवियर जोन में जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर को अलाउ किया, और उसके बाद क्या उसकी वजह से दिल्ली की ये हालत हुई, या फिर दिल्ली का जो एक साइकिल है, ये अक्टूबर और नवंबर का महीना जिसमें कि हवा की गति, हवा की स्पीड और ढेर सारे ऐसे फैक्टर गिनाए जाते हैं जिसकी वजह से दिल्ली में ये हालत हो जाती है, प्रदूषण का जो ये लेवल है बढ़ जाता है। तो इन समस्याओं को हम डिकोड करते हैं। हमारे साथ तीन मेहमान हैं। विमलेंदु झा जो कि नोटेड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, सालों से दिल्ली में जिस तरह से पोल्यूशन की हालत है उसको लेकर फाइट करते रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर प्रभात कुमार हैं जो पल्मोनलिस्ट हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव से जुड़ रहे हैं। और संकल्प सुमन है जो क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बिलबंतु जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने तो लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। आज जो दिल्ली के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको सुन रहा था, उसमें उन्होंने ढेर सारे तर्क गिनाए और उन्होंने कहा कि जब क्रैकर पे बैन था उस समय से लेकर आज तक जब अलाउ किया गया है कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ 11 पॉइंट इंक्रीज हुआ है, 345 से 356 का इंक्रीज है। और उन्होंने ये बात भी कही कि क्या फिर आप इसके लिए दिल्ली के जो और तमाम जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उसको आप एनालाइज करेंगे, उनको अकाउंटेबल मानेंगे क्या इस इंक्रीज के लिए? आपकी नजर में सबसे प्राइमा फेसी क्या फैक्टर है इस पोल्यूशन बढ़ने की वजह? देखिए, हर हर वर्ष जो है दिवाली के समय अक्टूबर नवंबर के महीने में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ जाती है, वायु प्रदूषण की स्थिति। और हम देखते हैं उसके कारण, उसके बहुत सारे कारण हैं। ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो जैसा आपने कहा कि टेम्परेचर डिप करना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ जो है विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन भी चेंज होता है। इस वर्ष जो है, अगर आप देखें, जो अभी जो तथ्य आ रहे हैं पंजाब से खासकर, कि लगभग 75% कमी है पराली के इंस्टेंसेस में, स्टबल बर्निंग के इंस्टेंसेस में। तो और उस विंड का डायरेक्शन भी अभी जो है इस दिशा का नहीं है। सो देयरफॉर ये कहना कि दिल्ली की हवा अगर 400 या 500, अभी भी मेरे मोबाइल पे जो सीवियर दिखा रहा है, तो 500 जो कि अपर लिमिट है। पहले 1000 था, लेकिन सरकार ने बहुत ही एक चालाकी की और उसके उसके मॉनिटर्स को 500 पे ही रोक दिया गया है, ताकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि 500 से कितना ज्यादा। मतलब अभी मतलब आप कह हम रहे हैं और कि आप। एक प्लान्ड तरीके से इन्होंने ये हेरफेर की है। एब्सोल्युटली। तो पिछले 10 वर्षों से बहुत बार हम ये कहते थे कि 999 से ज्यादा की रीडिंग नहीं दिखाता था ये मशीन। और अब तो ऐसा हो गया है कि सरकार जो है वो 500 के ऊपर नहीं दिखाता है। तो 500 से आगे आप 700 पे हैं, 900 पे हैं, 1200 पे हैं, 1500 पे हैं, उसकी जानकारी किसी को नहीं है। सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि प्रदूषण के दो कारण हैं। एक तो ऑफ कोर्स पेरिनियल सोर्सेज, जो कि साल भर जो कारण है, दिल्ली के अपने कारण है। दिल्ली की अपना जो प्रदूषण है, चाहे वो सड़क से उड़ता हुआ डस्ट हो, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज का डस्ट हो, ऑलमोस्ट 50% पोल्यूशन जो है वो व्हीकुलर पोल्यूशन के कारण है, या फिर ओपन बर्निंग ऑफ बायोमास वेस्ट, बहुत सारे ये कारण हैं। लेकिन साथ ही साथ जो एपिसोडिक सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन है, उस खासकर इस समय अक्टूबर से दिसंबर के महीने में आप देखेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमेशा अक्सर वो 400 टू 500 में रहता है, जबकि ये घोलमाल वाला डेटा है। असल में इस डेटा को भी थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। इसमें जो दिवाली के समय कि डिस्पाइट द बैन, जब हमने देखा था कि पिछले 4 वर्षों से बैन के बावजूद जो है लोग पटाखे फोड़ रहे थे, और इस वर्ष तो इसमें गलती, तो सबसे बड़ी गलती सुप्रीम कोर्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकिन इसका सुप्रीम कोर्ट में अगर अटॉर्नी जनरल और सरकार की तरफ से, और जो एडजॉइनिंग सरकारें हैं, ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार, यूपी की सरकार, हरियाणा की सरकार, अगर सब ये कह रही है कि भैया हमें सनातन धर्म को बचाना है, हमें फायर क्रैकर जलाना है, तो फिर तो अगर आप सुप्रीम पिछले कोर्ट। वर्ष अगर देखें, तो बहुत समय से, लगभग 15 साल से हम लोग इसकी लड़ाई, चाहे सड़कों पे या संसद में
या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी कवायद चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे अच्छे निर्णय इसके ऊपर लिए हैं जब 4 साल पहले इसके ऊपर बैन लगा, या फिर इससे एसोसिएटेड बहुत सारे सीएक्यूएम या ऐप का जो पहले था उसके ऊपर निर्णय लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी सनातन और धर्म की रक्षा नहीं है, उसका सबसे पहले आर्टिकल 21 उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज राइट टू लाइफ एंड वेलबींग राइट। एंड राइट टू एनवायरमेंट इन दैट सेंस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को खुद कॉम्प्रोमाइज किया है, और जबकि ये कहना कि हम बैलेंस करना चाहते हैं जिसमें हमने अपने बच्चों के ब्रीदिंग राइट्स को कॉम्प्रोमाइज किया है ताकि किसी के सेंटिमेंट्स इफेक्ट ना हो। अब आप ये बताइए, और जो कि मैं पिछले एक हफ्ते से भी बात कर रहा हूं और कह रहा हूं कि बच्चों के सांस लेने का जो अधिकार है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पटाखों को फोड़ना और वायु को प्रदूषित करना। और बाय द वे, मैं ये एक एज एन एनवायरमेंटलिस्ट या मेरा जो प्यार या मोहब्बत पर्यावरण से है उसके उस लेंस से नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ पब्लिक हेल्थ के लेंस से इसको देख रहा हूं कि अगर हमारी आबो हवा ऑलरेडी गैस चेम्बर बनी हुई है, अगर आप ऑलरेडी एज अ शहर आईसीयू में है, और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि लगभग हर तीसरे बच्चे को पल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर है दिल्ली शहर में, और ये डेटा गवर्नमेंट का अपना है। लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि 15 लाख लोग हर वर्ष जो है वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट है कि 10 से 12 साल आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता है। ये तो मैं बच्चों के स्टंटेड लंग ग्रोथ के बारे में मैं बात भी नहीं कर रहा, मैं बूढ़ों के कोमोर्बिडिटीज और मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटीज के बारे में मैं बात भी नहीं कर रहा। जब आपका बेस लाइन इतना गंभीर, इतना टॉक्सिक, इतना जहरीला है, उसमें थोड़ा और जहर मिला देते हैं या 30% जहर कम मिलने का परमिशन, तो एक तरह से तो आप एक आपने गिनी पिग बना के रखा है फिर लोगों को। सुप्रीम कोर्ट की गलती है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि ग्रीन फायर क्रैकर्स इज लेस पोल्यूटिंग, बट ये भी उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ग्रीन क्रैकर इज 70% स्टिल पोल्यूटिंग। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप जो भी दिल्ली और नोएडा और गुड़गांव के आसपास जो रहते हैं, आपने कहीं कुछ भी पटाखों के आवाज, पटाखों के एमिशंस में कोई अंतर देखा? सारे के सारे आप जाके सिर्फ वेस्ट अगर आप देख लें तो भले ही पटाखे का रंग ग्रीन होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रीन फायर क्रैकर्स हो जाएगा। तो उसका रेगुलेशन जो है, उसका कंट्रोल जो है, और इस सब के ऊपर जो आज दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है खुद जाके कह रहे, सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदक है, एक एप्लीकेंट है, एक पिटिशनर है, को पिटिशनर है कि हमें एक ग्रीन पटाखे का परमिशन देना चाहिए ना। वो कस्टोडियन है हमारा, रेखा गुप्ता जी हमारी कस्टोडियन है दिल्ली के रेजिडेंट्स का, और उनका पिटिशन कि हमें थोड़ा सा प्रदूषित करने दे तो ऑलमोस्ट निगेट करता है साइंस को, लॉजिक को, मेडिकल साइंस को, आइडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ को, आइडिया ऑफ पब्लिक एनवायरनमेंट को। और आज के एनवायरनमेंट मिनिस्टर का यह कहना कि दिल्ली का प्रदूषण इसलिए बढ़ा है क्योंकि पराली जल गया है, वो भी एक निरर्थक सी बात है, क्योंकि पराली जलने का कार्यक्रम जो है अभी कम है। और अपना आप अपने पटाखे के ऊपर बात नहीं करना चाहते हो उसको किसी धर्म के साथ। सबसे पहले ये भी बात आपके दर्शकों को समझना बहुत आवश्यक है कि हम जैसे लोग जब पटाखों के अगेंस्ट बात करते हैं तो हम हवा की रक्षा या सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य के लेंस से देखते हैं। और पटाखों पे जो प्रतिबंध पूर्व न्यायाधीशों ने लगाया था, क्योंकि इन न्यायाधीश ने तो उसको ढीला ही कर दिया इस पूरे की पूरी चीज को, वो चाहे वो बकरीद हो, ईद हो, न्यू ईयर हो, हर त्योहार में, मतलब हमें हमारी समस्या बिल्कुल, इसे प्रदूषण हमें से है ना कि धर्म धर्म से विशेष जोड़ेंगे। से। बिल्कुल। इस पॉइंट पे संकल्प से जानते हैं। संकल्प, आप टोक्यो में रहते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी में आपने इस इशू को बहुत अच्छे से आपकी नजर है। जब दिल्ली के मंत्री ये कहते हैं कि आपकी सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में किसानों को फोर्स कर रही है स्टबल बर्निंग के लिए, जिसकी वजह से ये प्रदूषण बढ़ गया है, इससे बड़ी हास्यास्पद स्टेटमेंट कुछ हो सकता है? क्योंकि यही बीजेपी की सरकार, जब अरविंद केजरीवाल यही बयान देते थे कि भाई वो दिल्ली में प्रदूषण की जो मुख्य वजह है वो बाहर से आ रहा पराली है और उसकी वजह है, तो बीजेपी कहती थी कि भाई अरविंद केजरीवाल तो झूठ बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को इस समस्या को एड्रेस नहीं करना है। अब आज की तारीख में बीजेपी की सरकार कह रही है कि पंजाब में जो आपकी सरकार है वो फोर्स कर रही है किसानों को कि आप पराली जलाओ, दिल्ली को प्रदूषित करो। सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही हास्यास्पद बात है, क्योंकि पिछले साल तक तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन पोल्यूशन तो उल्टा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जवाब देना पड़ रहा था कि दिल्ली में पोल्यूशन क्यों। इस बात पे इलेक्शन में ये मुद्दा काफी जोर बिल्कुल। जोर से होता था, बीजेपी ने भी उठाया था। तो अगर वो बिल्कुल। फोर्स कर रहे होते पंजाब में, तो फिर तो वो बहुत ही बेवकूफ, बहुत ही सेल्फ गोल वाली पार्टी होते, जो कि वो नहीं है। अरविंद केजरीवाल काफी स्मार्ट है।
प्लस जो इस पे धर्म से इसको जोड़ने की बात कही है, तो मैं उस पे बस एक बात कहना चाहता था कि दिवाली हम मनाते हैं क्योंकि राम अयोध्या आए थे। राम ऐसे भगवान है जिन्होंने प्रजा के बोलने पे सीता को भी छोड़ दिया था। तो यहाँ पे प्रजा छाती पीट पीट के सालों से बोल रही है कि आप प्लीज हमें जहर नहीं फुकाएं, जहर हर साल नहीं फुकाएं, लेकिन यहाँ पे आप उसी उसी धर्म के नाम पे आप हमें जहर फुकाने को तैयार है। हमारी संस्कृति तो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। पर यहाँ पे आप हमें ही उसी धर्म का वो दे के आप हमें पोल्यूशन सुना रहे हैं। तो ये एक बहुत ही आयरॉनिक और बहुत ही सैडली सैडली डीपली आयरॉनिक बात है जो हमारी कंट्री में हो। संकल्प, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या, और शायद ये सवाल को बिमलेंदु जी से भी लेंगे, कि अमिताभ कांत ने एक ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के जो बाकी सिटीज हैं, जैसे लॉस एंजल्स का उदाहरण उन्होंने उदाहरण दिया, लंदन का उदाहरण दिया, बीजिंग का उदाहरण दिया, कि इन शहरों ने कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया है, और कैसे आज की तारीख में अगर उनका एक्यूआई चेक करें तो 50-52 के आसपास होगा, कुछ शहरों का उससे भी कम होगा। भारत में भी कई सारे ऐसे शहर हैं जिनका की सेटिस्फैक्ट्री लेवल में है, कई शहर तो ऐसे भी हैं, शिलोंग जैसे शहर की, जहां पे अच्छे लेवल में है, 17-18-19 के एक्यूआई के लेवल में हो गए। तो आपको क्या दुनिया के, आप जब टोक्यो में रहते हैं, उन देशों ने, उन शहरों ने अपने पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया है? या फिर क्योंकि दिल्ली की जो कहानी है वो तो विक्रम बेताल की कहानी हो गई है कि एक सरकार दूसरे सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़े, दूसरी सरकार पहले सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़े, और जब दिल्ली में जिसको कहते हैं कि चार इंजन जुड़ी हुई है, एमसीडी, एलजी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, तो अब बचा क्या है, फिर किसके ऊपर ठीकरा फोड़े? तो इन शहरों ने, दुनिया के बाकी शहरों ने कैसे इसके ऊपर काबू पाया है? तो इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। एक तो क्योंकि दिल्ली का जो जो हाल है वो यूनिक है, दिल्ली के जो प्रॉब्लम्स है वो भी यूनिक है। बाकी शहरों ने क्या किया है, बाकी शहरों ने ओपन कोल फायरिंग प्लांट्स बंद किए। आज यूके ने अपने सारे कोल फायरिंग प्लांट्स को बंद कर दिया। पहले एयर पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूके में हुआ करती थी। उन्होंने आसपास अपनी सिटी के आसपास इंडस्ट्रियल एरियाज को हटाया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंप्लीटली चलने लगे हैं कितनी सिटीज में। टोक्यो में भी, यहाँ पर भी आप देखिए तो एयर पोल्यूशन का कोई कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पे दिवाली में इंडियन कम्युनिटीज थोड़े बहुत पटाखे छोड़ लेती है, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे एयर पोल्यूशन उस तरह से मैनेज्ड है। लेकिन दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली में प्रॉब्लम दिल्ली से बाहर आने वाला पोल्यूशन भी है। जो 24% आईआईटी कानपुर का जो स्टडी था जो बताता है कि 24% पोल्यूशन आता है जो पराली बर्निंग की वजह से आता है। अब इन कंट्रीज ने क्या किया, इन कंट्रीज ने अपनी सिस्टम थिंकिंग को चेंज किया है। यहाँ पे जो हेल्थ पोल्यूशन का कॉस्ट है वो सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री पे नहीं आ रहा, वो एक सोशल कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। और गवर्नमेंट के बजट्स में और गवर्नमेंट की प्लानिंग में भी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पीएम जीवन करके एक योजना है पराली के लिए, जो सेकेंड जनरेशन एथेनॉल पराली से बनाने की योजना है। उसका प्लांट चल रहा है पानीपत में, चल ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट ही नहीं हो पा रहा किसी से। वो प्लांट, अगर आप सिर्फ उस प्लांट को, उस पराली से कितना एथेनॉल बन रहा है, सिर्फ उसी पे अगर आप जोड़ते रहेंगे तो कभी वो प्लांट नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप कभी ये देखें कि $7 बिलियन भारत सरकार एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल खर्च कर रही है, और वो बजट भी अगर आप यहाँ पे उसको इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से देखें, तब आपको उस प्लांट में कोई प्रॉब्लम दिखेगी। आप वैसे 10 और प्लांट तुरंत लगाएंगे और आप पराली बर्निंग को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। तो ये एक सिस्टमैटिक थिंकिंग जो बाकी कंट्रीज ने, खासकर डेवलप्ड वर्ल्ड ने, यूरोप में, यूएस में ये सिस्टमैटिक थिंकिंग आई है। वो इंडिया में तो बात भी नहीं हो रही है इन सब चीजों की अभी। डॉक्टर प्रभात, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह के केसेस, क्योंकि सीपीसीबी की अगर वेबसाइट पे ही जाएं, उस पे ये लिखा हुआ है कि इतना अगर एक्यूआई लेवल है वो कितना हानिकारक है, उससे ज्यादा का लेवल जो है वो कितना हानिकारक है, और 350 से जब ऊपर हो जाए तो वो परसिस्टेंट, अगर वो पोल्यूशन का स्तर है तो वो कितना हानिकारक है। किस तरह के केसेस बढ़ते हैं, क्या फीडबैक आ रहा है, किस तरह के पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं या फिर जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट से जूझ रहे हैं लोग हैं, उनके ऊपर क्या फर्क होता है? और लंग कैंसर के केसेस, क्योंकि पार्लियामेंट के सवाल में खुद सरकार ने ये एडमिट किया है कि इससे लोगों की उम्र कम हो जाती है, इतने साल घट जाते हैं आपकी उम्र स्पैन से। तो क्या इम्पैक्ट है इस पोल्यूशन का? देखिए शंकर जी, जो आपने सवाल उठाया है वो काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। जब हम लंग्स की बात करते हैं या हम पोल्यूशन से होने वाले हेल्थ इफेक्ट की बात करते हैं, तो हम सिर्फ उससे रेस्पिरेटरी तक कन्फाइन नहीं कर सकते। जब जो हम एक इंसान जो है वो एक दिन 7,000 लीटर एयर को इन और एक्सेल करता है। आप ये समझिए कि कितना ज्यादा अमाउंट है। अब जब हमारा पोल्यूशन होगा हवा में, जैसे कि हम इसको बांट सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर में, गैसेस में, हैवी मेटल्स में। पार्टिकुलेट मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट है PM2.5, PM10, जिनका हम लोग सब बात करते हैं। गैसेस में SO2, NO2, O3, जो कि ओजोन का ही एक
कन्वीनर प्रोडक्ट है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है बॉडी में अंदर जाकर के। और फिर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो हेवी मेटल लाइक स्ट्रोंशियम, बिस्मथ, बेरियम और ऐसे एल्यूमिनियम जो कि पटाखों में यूज होते हैं, जो कि अदर फैक्ट्री इमिशन से भी निकलते हैं, उनकी भी मात्रा बढ़ती है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी में न्यू केसेस वर्सेस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो जिनको पहले से ही फेफड़ों की बीमारी चलती है, जैसे कि जो सीओपीडी के पेशेंट हैं या जो अस्थमा के पेशेंट हैं। तो सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर बड़े बूढ़ों में देखने को मिलती है। तो उनका जो एक एग्जैसरबेशन का मतलब होता है कि उनकी कंडीशन का डिटोरिएट हो जाना अचानक। तो दिवाली के बाद हम लोगों को लिटरली इस चीज के लिए तैयार रहना होता है कि हमारे कई सारे केसेस या पेशेंट्स जो नॉर्मली मेडिकेशन से, बेसलाइन मेडिकेशन से ठीक चल रहे होते हैं, वो अचानक से सरफेस होते हैं हॉस्पिटल में, या तो इमरजेंसी में या ओपीडी बेसिस पे, कि डॉक्टर साहब अब हमें पिछले वाली मेडिकेशन से आराम नहीं मिल रहा है और हमारी दिक्कत अचानक से बढ़ गई है। कुछ केसेस में ये दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि उनको आईसीयू एडमिशन की भी जरूरत हो जाती है, या फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन पे वार्ड्स के अंदर बाईपैप नाम की मशीन पे भी एडमिट करना पड़ता है, जो कि एक सीरियस और आगे की एडवांस स्टेज कंडीशंस में ये मशीनें यूज होती है। बात इससे करें बचाव बच्चों की, इससे बचाव का तरीका क्या है? क्या मास्क पहने? इससे बचाव का तरीका है कि हमें बहुत स्ट्रिक्टली N95 N99 करके मास्क पहनना चाहिए उस जब बाहर निकले। जो हैवी पोल्यूशन टाइम्स हैं उसमें हम अंदर रहें, हम एयर प्यूरिफायर लगाएं, हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को, हम AQI को मॉनिटर करें। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर हमारे को है तो हम पहले से ही अपनी डोजेस अपने फिजिशियन से मिल करके या तो अपनी डोजेस को बढ़वा लें, या फिर क्या क्या बचाव है कि जैसे धुएं धूल मिट्टी से दूर रहना है, घर की डस्टिंग से भी दूर रहना है, पंजेंट स्मेल, पंजेंट चीजों से दूर रहना है, एयर प्यूरिफायर पे रहना है। हम्म। खास करके जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, बहुत छोटे बच्चे और बहुत बड़े बूढ़े, वो लोग सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं प्री एंड पोस्ट दिवाली पे। कुछ स्टडीज भी हैं, जैसे मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जोधपुर में, लखनऊ में ऐसे करके कुछ स्टडीज भी की हैं, खुद हमारे गवर्नमेंट ने की हैं, आईआईटी दिल्ली ने की हैं। इसमें यह पाया गया कि प्री, ऑन एंड पोस्ट दिवाली पीरियड में SO2 NO2 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 10 का जो स्तर है वो 3 से लेके 5 टाइम्स तक इंक्रीज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टोटली सिर्फ क्रैकर्स की वजह से, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि क्रैकर्स की वजह से नहीं है। यस, इट इज एन एडिंग फैक्टर एंड वी हैव टू डू अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टुवर्ड्स द pollution, which condition which is taking and becoming worse each and every year, which Mr. Vimlendu and Shankar will explain more better than me. विमलेंदु जी, ये जो उत्तरा जी जो एमाइकस कुरी भी थी इस केस में, उन्होंने जिस स्टडी का या फिर जिस नेरी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया कि भाई कोई सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं हुआ है 2018-2024 के बीच में, पटाखे जब बैन थे और पटाखे इन दोनों पीरियड में, कितना ये क्रेडिबल रिपोर्ट है? और क्या इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा कर लिया? या फिर आपको लगता है कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट भी वो सनातन धर्म वाला जो आर्गुमेंट था उसके दबाव में कहीं आ गया? देखिए, सबसे पहले मैं 4-5 वर्षों से बार बार कह रहा हूं कि हमने गवर्नेंस की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी है, और वो एक बहुत ही खतरनाक सा एक एग्जाम्पल है। हमें, हमारे गवर्नमेंट, हमारा कोर्ट शुड नेवर गेट इन्वॉल्व, इनको इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वही होता कि एक गलत डिसीजन, एक गलत जज या फिर जो भी चीज हो, मैं ऑफ कोर्स कंटेम्प्ट नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट हो, बट लार्जली हम यही देखते हैं कि जो ये रेल्म है, ये गवर्नेंस का है, ये पॉलिसी का है, ये इम्प्लीमेंटेशन का है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके साथ जो है सामंजस्य बना करके ये काम करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप देखें 5 वर्षों से बैन के बावजूद अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 का एवरेज पिछले साल था, पिछले साल का तो डेटा सीपीसीबी ने अपने वेबसाइट से निकाल दिया है वैसे, पिछले साल 350 347 टाइप था, या उसी का एवरेज वो निकाल के देते हैं। वो भी एक अलग ही एक विडंबना है कि हमारे इंडिकेटर्स कौन कहाँ है, वो स्टैंडर्ड्स में सही जगह पे है क्या, क्योंकि बहुत जगह आप देखेंगे कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स को भी ऐसे एरियाज में लगाया गया है ताकि एयर क्वालिटी जो डेटा है वो सरकार के लायक हो, सरकार के अनुसार हो। तो वो भी एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा गेम है। लेकिन जो एमाइकस के जो स्टेटमेंट्स थे कि कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं था, तो वो ड्रास्टिक चेंज इसलिए नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट फेल्ड और वेरी कॉन्शियसली फेल्ड
क्योंकि पिछले 5 वर्षों से, अगर 5 सालों में अगर आपने देखा कि एनफोर्समेंट एजेंसीज पे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी को भी अरेस्ट नहीं किया, किसी को भी रेप्रिमांड नहीं किया, कोई भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेल नहीं गया, जबकि हम कह रहे हैं कि इतने पटाखे, जो इतने बम, इतनी आतिशबाजी दिल्ली के कैपिटल में हो रही है और सरकार के और कानून व्यवस्था के, पुलिस के नाक के नीचे हो रही है, और सरकार किसी की भी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो या बीजेपी की हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें लॉ इन्फोर्समेंट का फेलियर जो है वो एक मेन कारण है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि वो डेटा पॉइंट आया। ऐसा नहीं कि पटाखों में से कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए फोड़ने दो, और उसी ट्रैप में सुप्रीम कोर्ट भी फंस गई और उन्होंने फोड़ने का परमिशन दिया। लेकिन अब देखना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो एक ट्रायल बेसिस पे ये काम हुआ है। अब ये ट्रायल बेसिस में हम, एक तो हम गिनी पिग्स है नहीं कि हमारे ऊपर आप पॉइजनस टॉक्सिक गैसेस का एक्सपेरिमेंट करो, हमारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, जबकि वो डेटा पॉइंट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और मैं बार बार कहता हूं कि ये सारे के सारे जो ऑलरेडी 1/3 जो बच्चे हैं, लंग केयर फाउंडेशन की रिपोर्ट है, बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट है कि 1/3 चिल्ड्रन ऑलरेडी हैव एस्थमा और एस्थमेटिक कंडीशंस इन दैट सेंस। तो उसमें अगर हम ऐसी व्यवस्था लेके आते हैं जिसमें हम पटाखे का परमिशन देते हैं, और क्या आप लोग फॉलो कर रहे हैं? कल रात में 12 बजे के बाद भी मैं गुड़गांव में था, मैं शाम में दिल्ली में था, और हर जगह पटाखे, नॉर्मल पटाखे फोड़े जाते हैं। हाँ, आपने टाइमलाइन संकल्प का से तो एक कोई। सवाल पूछा था, आपने संकल्प से एक सवाल पूछा था कि बाकी शहरों का क्या, कैसे हुआ? बिल्कुल। सो कॉल्ड लंदन का ग्रेट स्मॉग जो था, या बीजिंग का एग्जाम्पल लिया जाता है। तो हम्म। सबसे पहले तो इच्छा शक्ति कहते हैं, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, कि ईव ऑफ द दिवाली में जो जिस तरह के बयान सरकार की तरफ से आ रहा था, और पोस्ट दिवाली जो आ रहा है, जिसमें आप सबसे पहले तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लैश अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। बहुत बार तो सरकार यही भी कहती है, सदन के पटल में सरकार ने कहा है कि वायु प्रदूषण से कोई मरता ही नहीं है। ये सारा बिल्कुल। प्रोपेगेंडा है, डेटा का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं हम लोग। हम्म। इसमें हमें बच्चों की खांसी या बाकी चीज, डॉक्टर्स का रिपोर्ट, क्योंकि इस साल तो नहीं पता, डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन पिछले 5 वर्षों से हर साल जो है, जो भी पीडियाट्रिशियन वार्ड आईसीयू होता है वो पूरा पैक रहता है दिवाली के दूसरे दिन। इस वर्ष क्या स्थिति थी डॉक्टर प्रभात बताएंगे आपको। उसी तरह हम्म। ओल्ड एज आईसीयूज रन आउट ऑफ बेड्स इन सिटी ऑफ दिल्ली, और उसको अगर हम परिभाषा कहते हैं कि विकसित भारत की परिकल्पना हमारी ऐसी है जिसमें हम 400-500 का एक्यूआई की हवा लें और अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी बोले। क्योंकि अगर आपको मैं बताना ये भी बोलूंगा कि लॉस एंजलिस जैसे जगहों पे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पहुंच जाता है, सैन फ्रांसिस्को में बहुत जगहों पे, तो शहर को इवैक्यूएट कर दिया जाता है। इट्स एन एयर इमरजेंसी। और हम अभी यहाँ पे, मैं क्या सांस ले रहा हूं वो भी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकार के आधे से ज्यादा मॉनिटर्स बंद हैं। मॉनिटर्स जो चल रहे हैं वो भी नकली डेटा दे रहे हैं, और जो भी डेटा देते हैं वो 500 के ऊपर जाके वो स्टॉप हो जाता है। और बाकी दुनिया में पीएम 0.5 है, पीएम 1.0 मेजर हो रहा है, और अभी भी हम पीएम 2.5 में फंसे हुए हैं, जो कि स्टैंडर्ड, वो डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स के अनुसार तो हमारी जो हवा थी कल रात, लगभग 20 से 25 गुना ज्यादा प्रदूषित थी। मतलब वो उस लेवल के प्रदूषण के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, आज मंत्री साहब ने क्या किया, इस पूरी की पूरी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को नॉर्मलाइज कर दिया। तो बीजिंग जैसे शहरों ने, या लंदन जैसे शहरों ने, या लॉस एंजलिस शहरों ने एक कलेक्टिव लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। उस लॉन्ग टर्म प्लान को फिर स्लाइस किया गया और इकोनॉमी और सोसाइटी एंड कल्चर के साथ लिंक किया गया कि आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान में हम क्या कर सकते हैं। उसमें चाहे इंडस्ट्रीज को रीलोकेट करना हो, थर्मल पावर प्लांट्स को शट डाउन करना हो, या फिर एक अर्बन एरिया से दूर जाना हो, क्योंकि ईवी इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर आपके पास ईवी है तो आपके इमीडिएट पेरिफेरी में हो सकता है पोल्यूशन ना हो रहा हो, लेकिन अगर आपका ईवी अभी भी थर्मल पावर प्लांट से चार्ज हो रहा है तो वो तो ऑक्सीमोरोन है ना, वो तो आप किसी अपने आंख में धूल झोंक रहे हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास तो बिजली की गाड़ी है। बिल्कुल। सिमिलरली उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करना, आज की तारीख में दिल्ली में 5,000 बसों का डेफिसिट है। और अगर मैं बोलूं कि दिल्ली की पॉलिटिकल बाउंड्री, हवा जो है पॉलिटिकल बाउंड्री फॉलो नहीं करती। पिछले वर्ष 2 साल पहले हमने देखा था कि लाहौर के पराली जलाने के चक्कर में हमने उसका भी सहारा लिया था कि लाहौर के कारण हमारी हवा जो है बिल्कुल। प्रदूषित हो गई तो है, क्योंकि विमलेंद्र जी, बस है। इस पे सवाल है कि जो अमिताभ कांत ने जो बातें कही है, ये पिछले 20 सालों से, 25 सालों से मैं सुन रहा हूँ कि सिर्फ दिल्ली में फायर क्रैकर नहीं है, बल्कि तमाम जो थर्मल पावर हैं, तमाम उसका एक कंपोजिट इंक्लूसिव मॉडल तैयार करना होगा। दिल्ली के एक सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भाई इसमें हमें 2.5 साल से 3 साल 5 साल लगेंगे दिल्ली की एक्यूआई को कम करने में। दिल्ली सरकार जब कैंपेन कर रही थी चुनाव में आने के पहले बीजेपी, तो उन्होंने 5 साल का एक टाइमलाइन खींचा था।
आपको लगता है कि ये सब सारी बातें तो 25 साल से हम सुन रहे हैं, हमारे कान पक गए आखिर? खास तौर से पिछले 10-11 वर्षों से, मतलब मैं स्पेसिफिकली मैं इस सरकार के बारे में बोलूंगा क्योंकि पिछले 10-15 सालों से एयर पोल्यूशन का क्राइसिस और बढ़ा है। और शायद इसका कारण ये भी है कि अर्बनाइजेशन भी है, वो डेंसिटी ऑफ व्हीकल्स है, साथ ही डीके। अगर आप देखें तो दिल्ली की ऐसी स्थिति शीला दीक्षित के समय भी थी, और उस समय हमने एक रातों रात जो है, ऑफ कोर्स शीला दीक्षित के कारण नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कारण सीएनजी आया। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मुझे याद है जब मैं दिल्ली आया था पढ़ने के लिए, और आईटीओ क्रॉस करके अगर आप जाते थे तो रुमाल से अगर आप अपने बिल्कुल शक्ल को पूरा पोंछा, चेहरा वो हो जाता था, काला हो जाता था। काला हो और जाता एक था। दिन में फिर सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड लेना पड़ा। उस समय फिर वो बैलेंसिंग एक्ट ऑफ लाइवलीहुड, कन्वीनियंस, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, क्योंकि वो उसने माना था सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू एयर, जो कि अमिताभ कांत जी बोल रहे हैं, लेकिन अमिताभ कांत जी बहुत ही सेफ बैटिंग भी कर रहे हैं। अमिताभ कांत जी कह तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन रेखा गुप्ता का नाम नहीं ले रहे हैं कि आप क्यों, व्हाई वर यू अ पिटिशनर इन द सुप्रीम कोर्ट। बिकॉज अमिताभ कांत जी 80% या 99% समय तो सरकार के तरफ से बैटिंग करते हैं, वो ओपनिंग बैट्समैन है, शेरपा है सरकार के, वो बहुत बहुत तरीके से। तो लेकिन वो जो निर्धारित तौर से कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कितना पैसा खर्च किया है, प्रदूषण अगर दिल्ली में है तो गुड़गांव में भी है, और उत्तर प्रदेश नोएडा में भी है, और चारों तरफ से जो है बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहां वही है। तो यहाँ पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बारे में भी कम कहना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसके पहले जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी कहती थी कि दिल्ली का प्रदूषण जो है वो पराली जलाने के कारण है। सारा का सारा लगभग 2 वर्षों का एयर पोल्यूशन का बजट सिर्फ एडवर्टीजमेंट में गया था, ये बताने के लिए लोगों को कि जिम्मेदार जो है वो किसान है। ये भी मिथ है कि किसान जिम्मेदार है। सिर्फ 40 दिन तक पराली जलाने का काम होता है हमारे नॉर्थ इंडिया में, इंडो गैंजेटिक प्लेन में, खासकर पंजाब, हरियाणा, सेक्शंस ऑफ दिल्ली, कुछ नहीं, रूरल लेकिन उसका पार्ट ऑफ दिल्ली में पोल्यूशन, भी। उसका जो पोल्यूशन का जो और उसका रेंज जो ग्राफ है, है हाँ वो उसमें शेयर तो है 2% ना। से ज्यादा 30% तक ऑन अ गिवन डे हो सकता है। हम्म, 2% टू मैक्सिमम 30% ऑन अ गिवन डे क्यूमुलेट। लेकिन अगर आप देखें दिल्ली में पिछले 3 वर्षों से गुड एयर डे सिर्फ 1-2 हुए थे। अभी मैं 10 दिन पहले कुछ एयर क्वालिटी का एक डिस्कशन कर रहा था, उसमें बीजेपी के कुछ लोग थे, वो कह रहे थे कि हमने इतना अच्छा काम किया कि देखो जून के बाद, जून से तो हवा तो एकदम अच्छी थी, जून से हवा पोल्यूट नहीं हुए। वो उनके काम के कारण ही, क्योंकि हमारा इतनी बारिश हुई है दिल्ली में, हमारा मॉनसून इतना लंबा स्ट्रेच था, तो बारिश का क्रेडिट केजरीवाल जी भी लेते थे और फिर रेखा गुप्ता भी जी ले रही हैं। अब इन्होंने कहा कि दिल्ली अगर प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आर्टिफिशियल रेन हो जाएगा, जिसके ऊपर भी कोई स्टडी नहीं है। सबसे पहली गलती ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट भी वुडू साइंस में बिलीव करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये स्मॉग टावर्स लगाएं। स्मॉग टावर सोल्यूशन नहीं है एयर पोल्यूशन का। आपको समझना बहुत आवश्यक है कि एक सोल्यूशन होता है कि एक होता है बिफोर द पाइप अप्रोच, और दूसरा होता है एंड ऑफ द पाइप सोल्यूशन, कि आप प्रदूषित कर दो फिर ठीक कर देंगे, आप क्लाउड बर्स्ट कर देंगे या फिर बिल्कुल। जो भी करेंगे। दूसरा है कि प्रदूषण ना हो, उसके बारे में हम क्या करते हैं, हम अपना वेस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या है। और इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक एक कलेक्टिव कोलैबोरेटिव कोहेरेंट लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होगा तब तक इसका, और ये पॉसिबल है क्या, बीजिंग ने किया ना। बीजिंग एक बिल्कुल। इंडस्ट्रियल हब है, एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी है, लेकिन उसने कहा कि हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्किंग चार्जेस, incentivizing private vehicles, looking at how that's a fundamental right, looking at health conditions and children and then longevity। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो संकल्प कह रहे थे, शायद उसके बारे में रेफर कर रहे थे, कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आप देखें तो ये सारा का सारा लिंक जो है वो इकोनॉमी से भी है। $1 billion लॉस्ट बिकॉज ऑफ मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी एक पार्ट है जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, लेकिन मॉर्बिडिटी एंड को मॉर्बिडिटी जो है वो बहुत ही एक बड़ी समस्या है और एक स्लो पॉइजन है। और दिवाली के दिन, और मैं तो बहुत निराशा, मुझे जितने भी हम राजनीतिक तंत्र को, राजनेताओं को बोले जो भी, लेकिन शिक्षित लोग जो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, अच्छी नर्सरी में पढ़ाते हैं, जिस स्कूल का फीस शायद बहुत ज्यादा 40,000 50,000 रुपए पर महीने का हो, लेकिन मैंने कल देखा सड़कों पे कि उन्होंने अपने बच्चों को फुलझड़ी दिया हुआ था और उनसे रॉकेट छुड़वा रहे थे। तो मतलब ये रिग्रेसिव, और सुप्रीम कोर्ट उस पर एक मोहर लगा रहा है कि हम रिग्रेसिव, लेट्स गो बैक टू दैट ईरा जहां पे साइंटिफिक एक्यूमेन, लॉजिकल थिंकिंग, कंसर्न एंड टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी, उन सबों का कोई वैल्यू ही नहीं है। अबैंडनिंग ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, जिसमें भागीदारी सुप्रीम कोर्ट ने ली है, और चाहे कोई भी दबाव हो, मुझे नहीं लगता, मुझे कभी कभी लगता है कि शायद जो भी घटनाक्रम था
जो 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, उसके भय से, उसके प्रभाव से शायद बैकफुट पे हो सुप्रीम कोर्ट। मुझे नहीं पता, मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं या आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन शायद बहुत सारे ये कारण हो सकते हैं, क्योंकि इतना रिग्रेसिव, इतने वर्षों के बाद जो गोपाल, एक तीन तीन बच्चों ने पिटिशन किया था 2015 में, जिसके बेसिस पे 3 बच्चों ने कहा था कि मुझे सांस लेने में तकलीफ है, तब जाकर के वो जो है ये सारी हियरिंग्स हुई थी, और इसके बाद फिर 2021 में बैन लगा था। तो उन 3 बच्चों के अधिकार का क्या है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी बहस हुए हैं, जितने भी जजमेंट्स हैं, सबों को लगभग 20 साल पहले हमें लेके चले गया, ये पूरा का पूरा एनवायरमेंटल कैंपेन को। संकल्प आपसे अंतिम दो कोट लूंगा कि क्या हमें कुल मिलाकर भगवान का भरोसा करना चाहिए कि जिस तरह से बात ये हो रही है कि मंत्री जी ने ये भी कहा, दिल्ली के मंत्री ने, कि भाई बादल आएंगे तब तो बारिश होगी ना, तो बादल का हमें इंतजार करना चाहिए। सर मैं क्या बोलूं कि भगवान का भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा रहा नहीं, सरकार पे भरोसा रहा नहीं, तो अब भगवान पे ही भरोसा करेंगे और कोई बचा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट चेंज को हमारे फंडामेंटल राइट के लिए बोला था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और सुप्रीम कोर्ट ही इस तरीके का ग्रीन क्रैकर जो कि आपको लाइसेंस दे देता है पटाखे फोड़ने का, ऐसा जजमेंट भी पास कर रही है। तो एट दिस पॉइंट तो सुप्रीम कोर्ट ही मेरे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जजमेंट पास कर रही है। तो एज अ यंग यंग पर्सन, मैं मेरे पास भरोसा करने के लिए कोई बचा नहीं है सच भगवान के अलावा, तो मैं आपसे एग्री करूंगा कि भगवान पे ही भरोसा करना पड़ेगा। डॉक्टर प्रभात, फाइनल कमेंट आपसे कि क्या आप सलाह देंगे दिल्ली वालों को, दिल्ली के लोगों को, कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो दिल्ली छोड़कर चले जाएं, या फिर हमारे पास कोई ऐसे मेजर हैं जो आपने सारे मेजर बताए, वो अगले 1 महीने तक, क्योंकि पराली जलने की शुरुआत हो गई है और वो आने वाले दिनों में और सीवियर होगी, तो ये जो पोल्यूशन का लेवल है और सीवियर होगा आने वाले दिनों में। शंकर जी देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए दिल्ली छोड़ना तो एक विकल्प नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कुछ मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि हम मास्क पहनकर ही निकलें, N95 मास्क है। मैं ये कहना चाहूंगा कपड़े वाला मास्क ना पहने, वो किसी काम का या वो किसी यूज का नहीं है, इट विल नॉट गोना हेल्प एट ऑल। N95 या N99 मास्क पहना जाए, हाइड्रेशन रहे, अपने सराउंडिंग्स में उस टाइम में ट्रैवल करना अवॉइड करें जिस समय पे आपको पता है कि पोल्यूशन पीक पे है, ट्रैफिक पीक पे है, या पोल्यूशन आवर्स, उन आवर्स में जिसमें ज्यादा पीक करता है उन वाले आवर्स में ट्रैवल को अवॉइड करें। जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनको इंडोर रखें, उनको भी मास्क पहनाएं। अगर कोई पहले से कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो एडवांस में अपने मेडिकेशन की डोज का ऑप्टिमाइजेशन अपने फिजिशियन से जाकर के पहले करें, मुसीबत आने का वेट ना करें। घर में एयर प्यूरिफायर लगा करके रखें। अभी फिलहाल विंडोज को खोलना, शाम मॉर्निंग वॉक अभी बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में सबसे ज्यादा पोल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर नीचे सेटल होता है, क्योंकि कोल्ड विंटर इफेक्ट आता है। कोल्ड विंटर इफेक्ट ये होता है कि हवा ठंडी होती है, नीचे ही पोल्यूशन बैठा होता है, नीचे ही ठंडी हवा होती है, वो हैवियर होती है, तो वो ऊपर नहीं उठ पाती है। तो हमें लगता है कि हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, हम फ्रेश एयर ले रहे हैं, लेकिन हम पोल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो कुल मॉर्निंग की मिलाकर जगह जब आपकी जो सलाह है कि इस समय ज्यादा मॉर्निंग वॉक या फिर घूमने पर राजपथ पे ना निकल जाएं। आप तो वॉक करने के लिए आपको लगेगा कि आपकी एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन एक्चुअली में आप तो पॉल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो अपने साथ, उनके पेरेंट्स अपने लिए नेबुलाइजर बच्चों के लिए एसओएस बेसिस पे साथ में रखें, और उनको भी मास्क पहनना से सिखाएं और उनको बताएं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लास्टली, आप सबकी सुनने के बाद मेरे को यही आपसे बोलना है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए, जैसे कि सब लोगों ने बोला, जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं, कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। लेकिन जब तक हमारे सामने दिक्कतें हैं तब तक हम अपना बचाव अपने एंड पे जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर प्रभात आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संकल्प आपका भी धन्यवाद, और बिमलेंदु जी आपने जो एक इतनी एक बात एक्सपर्टीज कहना और था मुझे, सिर्फ एक जी छोटी जी सी बात जी जी रखनी थी कि डॉक्टर प्रभात ने जो अभी जो स्टेप्स बताए हमें, हाँ गुस्ताखी माफ डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें से 95 से प्रतिशत जो सोल्यूशन थे वो अपर मिडिल क्लास के लिए हैं। कौन है गरीब जो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, या फिर जिसको डॉक्टर साहब अपने आईसीयू में रख सकते हैं फोर्टिस में, या फिर प्रिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि आप गोवा चले जाए? कौन वो है गरीब गरीब रिक्शा वाला जो कि एक नेबुलाइजर अपने बच्चे के लिए रख सकता है? कौन है वो मिडिल क्लास भी जो एयर प्यूरिफायर लगा सकता है?
तो इस पूरे के पूरे एयर पोल्यूशन के इश्यू को एनवायरनमेंट की दृष्टि से तो देखना ही है, पब्लिक हेल्थ के लेंस से भी देखना है, और साथ ही साथ इक्विटी एंड जस्टिस की दृष्टि से देखना है। आपने राजपथ में वॉक करने की बात की, राजपथ की हवा और जहांगीरपुरी की हवा में भी बहुत डिफरेंस है। राजपथ की हवा में आप एयर प्यूरिफायर लगाएंगे और वहां पे स्मोक गन लगाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारे मंत्री और ज्यादा तंदुरुस्त हो जाएंगे। वनस्पत ये कि कि आनंद विहार और जहांगीरपुरी और बाकी जो इलाके हैं नेबरहुड, सो इक्विटी है कि दो चीजें हैं, कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन सबसे ज्यादा बीमार, और एक्सेस टू हेल्थ एंड बिल्कुल पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज गरीबों के पास नहीं है। तो वो हम बहुत बार कहते हैं कि हवा इक्वलाइजर है, सब एक ही हवा सांस लेता है, नहीं। जो यूएस एम्बेसी का जो स्टाफ है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी हवा, और रिक्शे पे रिक्शा चालक जो जो शायद तिमारपुर में रिक्शा चला रहा है उसकी हवा अलग अलग है। साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री बीमार होंगे उनका एक्सेस टू हेल्थ केयर और एक गरीब आदमी का एक्सेस टू हेल्थ केयर बहुत ही अलग अलग है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विमलेंद्र जी, आपका आपने जो चर्चा में भाग ली और जिस तरह की आपने एक्सपर्टीज और जो अपनी राय और सजेशन दिया। सवाल ये है कि दिल्ली में जो रुदाली है ये पिछले कई दशकों से अक्टूबर नवंबर में जारी रहती है, दीपावली आने के साथ शुरू होती है और पराली के साथ वो दिसंबर तक चलता रहता है। लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर है, जो नीति निर्धारक है, जो राजनीति एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पे जिनका कब्जा है, जो पॉलिसी बनाते हैं, वो लंदन बीजिंग जाते हैं, वहां से घूम कर आते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें आती है जाती है, लेकिन दिल्ली की हवा वैसे ही प्रदूषित रहती है और उसकी जो सफरर है, उसकी जो भुक्तभोगी है, वो दिल्ली की जनता, एनसीआर की जनता, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, वो सदियों से और दशकों से उससे भुगतते रहते हैं। अलग अलग हॉस्पिटल में, अलग अलग अस्पतालों में जाकर अपने को सफर, अपनी को बीमारियों से जकड़वाते रहते हैं। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों और अलग अलग मुद्दों पर आप वीडियो के लिए बने रहिए डायलॉग्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।